नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज ये और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी को विगत है कि भाई सब इंस्पेक्टर 2025 की जो विज्ञप्ति है वो आपकी जारी हो चुकी है। और आपके जो नए पद हैं, जो एसआई के 1015 पद हैं, वो कुल मिलाकर आपके आ चुके हैं। उसी की रणनीति को लेकर आज हम देखेंगे। जैसा कि भाई आपको पता है कि भाई एसआई भर्ती परीक्षा में जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कितने अंकों की आपको आवश्यकता होती है, क्या सिलेबस होगा, क्या आप कहेंगे कि भाई उसकी एज लिमिट है वो क्या होगी, सिलेबस में कुछ ऐड हुआ है या पिछला सिलेबस है वहीं अभी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए तो चर्चा करते हैं आज का। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान जो पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 जो भर्ती परीक्षा है, ठीक है, ये आपको जारी की गई है। तो जारी किसके द्वारा की गई है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के द्वारा ये भर्ती परीक्षा है वो आपको क्या है, जारी की गई है। विज्ञप्ति संख्या की अगर बात करते हैं या विज्ञापन संख्या की अगर बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 एग्जाम SIPC आरपीएससी EP1 और 2025-26 आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस बार पदों की जो संख्या है, ध्यान रखना जो पदों की जो संख्या है वो कितनी आई है इस बार आपकी 1015 पद। ध्यान रखना पिछले अगर 5-7 साल का या 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर हम देखते हैं, तो उस रिकॉर्ड में अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक जो पद हैं आपको इसी साल देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना जो सर्वाधिक पद हैं जो पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या लगभग पिछले दशक में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी सब इंस्पेक्टर का है, आपका एपी आपका हो गया, आईबी है, जो प्लाटून कमांडर है आपका, और आरएसी सहित जो सारे के सारे पद हैं वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और जो ये नोटिफिकेशन आपका जो जारी किया गया था, तो आप सभी को ध्यान होगा कि 17 जुलाई 2025 को आपका ये नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया था। और इसी के साथ जो आपके ऑनलाइन जो आवेदन आपके किए जाएंगे एसएसओ आईडी के माध्यम से, वो आपके कब से शुरू होंगे, आपके 10 अगस्त 2025 से ये शुरू हो जाएंगे और लास्ट कहाँ तक जाएंगे आपका 8 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहाँ पर जाकर, एसएसओ आईडी है राजस्थान गवर्नमेंट की, वहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, और ये रात्रि 12 बजे तक आप क्या है, रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। लास्ट जो तिथि है आपकी, या आप कहें कि लास्ट जो डेट है आपकी, वो क्या है, आपकी अंतिम तिथि आपकी 8, अंतिम तिथि की अगर आप बात करेंगे तो वो क्या है आपकी 8 सितंबर आपको देखने को मिलेगी 2025। ठीक है, ये तो आपकी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे संबंधित, और आपकी जो प्रारंभिक तिथि है जो आवेदन की और जो अंतिम तिथि है उसके बारे में बात हुई। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों को जो आपको डाउट होता है वो आयु सीमा को या एज लिमिट को लेकर आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखना, एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो जो तिथि रखी गई है, जो अंतिम जिस तिथि तक आपकी आयु है वो हो जानी चाहिए न्यूनतम और अधिकतम की, तो वो तिथि क्या रखी है, 1 जनवरी 2026। ठीक है, उसमें भी आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आयु सीमा है वो आप देखेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जनरल मेल की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान है कि 20 से 25 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। 20 से 25 वर्ष का कहने का मतलब है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस भी आपकी साल में है या मंथ में है, ठीक है, उससे लेकर आपका 1 जनवरी 1 जनवरी 2026 तक जो आयु सीमा है आपकी जनरल मेल के लिए, वो आपकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा तो लगभग सभी में क्या होगी, लागू होगी। कितनी होनी चाहिए आपकी, 20 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष। ठीक है, वहीं पर अधिकतम आयु सीमा की अगर बात करते हैं, अधिकतम आयु सीमा की जनरल के संदर्भ में अगर बात करते हैं, तो कितनी है आपकी 25 वर्ष। कितनी रखी गई है, 25 वर्ष रखी गई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना विशेष छूट भी आपको देखने को मिलेगी आयु सीमा में। अगर हम बात करते हैं कि आयु सीमा में छूट की अगर बात करते हैं, और वो भी किसमें, जनरल मेल यानी पुरुष की अगर बात करें, तो अधिकतम आयु आपकी 25 वर्ष है, लेकिन आपको 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। यानी आप 18 वर्ष की आयु तक क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम में भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अन्य कैटेगरियों की अगर बात करते हैं, तो उसमें आप कहेंगे एमबीसी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, और जो मेल हैं आपकी, वहाँ पर जो अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी है आपकी 28 वर्ष। ये आपकी अधिकतम आयु सीमा है। न्यूनतम आयु सीमा लगभग सभी में आपकी क्या है, 20 वर्ष है। क्या है,
अधिकतम आयु सीमा है। और यहाँ पर जो आपकी एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी मेल में जो आयु में छूट जो रखी गई है वो कितनी है आपकी? 5 वर्ष आयु में छूट रखी गई है। अर्थात आप कह सकते हो 33 वर्ष की आयु तक आप भाग ले सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है। वहीं पर आप अगर हम बात करें जनरल ओबीसी, ध्यान रखना जनरल में छूट, आयु में छूट का प्रावधान कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी वैसे अगर देखते हैं महिलाओं में आपकी जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, फीमेल, इसमें भी अधिकतम जो आयु रखी गई है वो कितनी रखी गई है आपकी? 28 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है? 28 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना आयु सीमा में छूट की अगर बात करते हैं तो अगर जनरल को अगर हम बात बाहर कर देते हैं, जनरल फीमेल में आपको 5 वर्ष तक की आयु में छूट देखने को मिलती है। वहीं अन्य कैटेगरियां हैं वहां पे आपकी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वहां पर आपको आयु में जो छूट है वो कितने वर्ष तक देखने को मिलेगी? किस कैटेगरी में? महिला वर्ग में। किसमें? महिला वर्ग की अगर बात करते हैं तो 10 वर्ष। और आपके जनरल फीमेल के संदर्भ में आप देखेंगे तो 5 वर्ष आपको छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं पर भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं, ठीक है, उनकी अधिकतम आयु की अगर बात करते हैं तो कितनी है? अधिकतम आयु की जो लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है आपकी? आपकी 40 वर्ष। और छूट की अगर बात करते हैं, छूट का जो प्रावधान है वो आपका कितना है? आपका 3 वर्ष का। यानी भूतपूर्व सैनिक हैं, 43 वर्ष की आयु तक वो क्या कर सकते हैं? इस एग्जाम में भागीदारी निभा सकते हैं, या आप कह सकते हैं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। ये तो रहा आपका आयु को लेकर जो आपको डाउट होते हैं। ठीक है। उसके संदर्भ में जानकारी। उसके अलावा अगर हम चयन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना चयन प्रक्रिया में आपके 3 स्तर आपको जनरली देखने को मिलेंगे। कितने स्तर? अगर चयन प्रक्रिया में स्तर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का अर्थ यहाँ पर ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी विकल्पिक, या आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो टाइप आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे, लिखित परीक्षा में भी आप देखेंगे तो आपके 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। एक आप कहेंगे सर पेपर फर्स्ट होगा और एक आपका क्या होगा? पेपर सेकंड होगा। ध्यान रखना। और दोनों ही पेपर एक ही दिन क्या होते हैं? आयोजित करवाए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है। जो पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी का है, आगे चर्चा करेंगे सिलेबस के संदर्भ में। और दूसरा जो पेपर होगा आपका जीके एवं जीएस का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा स्तर जो आप देखेंगे, इसी में दूसरा स्तर आपका क्या है? फिजिकल का होता है। ठीक है। आप कह सकते हैं दूसरे स्तर की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो दक्षता जो परीक्षा है, आप कह सकते हो दक्षता दक्षता परीक्षा है, वो देखने को मिलेगी आपको। और जो तीसरा स्तर है वो आपका क्या होगा? इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार है, ये देखने को मिलेंगे। तो 3 स्तर पर आपकी चयन प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी इसमें। और उसी में जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, तो हमने कहा पहला आपका क्या होगा? जो स्तर है वो लिखित परीक्षा होगी, यानी रिटन एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। कुल अंकों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कुल अंक कितने होंगे? 400। अब ये 400 अंक होंगे कैसे? तो ध्यान रखना इसमें जो पेपर फर्स्ट होगा, जिसमें सामान्य हिंदी आपसे, जनरल हिंदी जो आपसे पूछी जाएगी, वो कितने अंक की होगी आपकी? 200 अंक की। कितने अंक की? 200 अंक की। क्वेश्चन अगर पर्सन संख्या की अगर बात करते हैं तो पर्सन संख्या यहाँ पर आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक जो पर्सन होगा वो कितने यहाँ का? 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। 1/3 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी क्या रहेगी? 1/3 आपकी क्या होगी? आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कहने का अर्थ है कि अगर आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन क्या होगा? आपका हट जाएगा। ठीक है। वहीं पर दूसरा जो आपका पेपर होगा वो है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर है। इसकी भी अगर बात करते हैं तो इसे जीके और जीएस आप कह सकते हैं। और आप यहाँ पर आप कहेंगे ये भी कितने अंक का है? आपका 200 अंक का। तो इसमें भी पर्सन है, जो पर्सनों की जो संख्या है, इसमें भी पर्सनों की जो संख्या की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पर्सनों की संख्या कितनी आपको देखने को मिलेगी? 100 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं प्रत्येक पर्सन है आपका 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो टोटल आपका कितना हो गया? 200 अंक का। ठीक है। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना यहाँ पर भी 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी पेपर सेकंड में। तो 200 नंबर का पहला पेपर होगा, 200 नंबर का आपका दूसरा। टोटल अंक आपके कितने हो गए? 400। टोटल अंक कितने हो गए आपके? 400।
ठीक है। तो प्रत्येक पेपर के लिए जो समय अवधि होगी या समय सीमा होगी, वो पेपर कितने घंटे का आपका, 2 घंटे का पेपर। पेपर फर्स्ट है सामान्य हिंदी 2 घंटे का, उसके बाद में बीच में थोड़ा ब्रेक मिलेगा आपको, उसके बाद में सेकंड पेपर है आपको वो शुरू होगा, वो भी आपका कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। जब आपका जो लिखित परीक्षा है, जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, जब इसको आप पास कर जाएंगे, उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए या आप कह सकते हो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है, जो पीईटी है, उसके लिए क्या है आपको बुलाया जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपके टोटल 100 अंक की होती है, और इसमें दो आपके न्यूनतम जो अंक है वो अनिवार्य कितने होते हैं, 50 अंक। ध्यान रखना, जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो क्वालिफाइंग परीक्षा है, ध्यान रखना, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है आपको। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, इसमें अंकों का कोई विशेष रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। कम से कम आपको 50 अंक आपके आएंगे तो आप इसमें क्या होंगे, क्वालिफाइंग होंगे। इसमें आपको दौड़ है, लंबी कूद कूद है, ऊंची कूद है, इससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब आप यहाँ से भी जो क्वालिफाई हो जाते हैं आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में, ठीक है, उसके बाद में जो अंतिम पड़ाव है, जो आपका अंतिम पड़ाव है वो क्या है, साक्षात्कार या आप कह सकते हो इंटरव्यू। क्या होगा, साक्षात्कार या इंटरव्यू होगा। स्लाइड में आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अंतिम जो पड़ाव होगा आपका वो किसका होगा, आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का। और ये कितने अंक का होगा आपका, आपका 50 अंक का होगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है चयन प्रक्रिया में आपको इन 3 स्तर से आपको क्या होगा, गुजरना होगा। उसके बाद में ध्यान रखना, ये तो आपने शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके जो मानक परीक्षण है वो भी ध्यान में रखने हैं। ध्यान रखना, ये मानक परीक्षण है जो विद्यार्थियों को पहले से पता होता है, जब वो एग्जाम जो फॉर्म है वो फिल करेगा उससे पहले ही इनको ध्यान में रखना है कि उसकी हाइट है वो न्यूनतम इतनी होनी चाहिए, अगर उससे कम हाइट है तो एग्जाम फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे सीना है, सीने आपका कितना होना चाहिए, छाती है वो कितनी होनी चाहिए, महिलाओं के संदर्भ में आपका वजन है वो कितना होना चाहिए, उसकी हाइट है, ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है जिसे आप क्या कहते हो, शारीरिक मानक परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऊंचाई है, छाती है और आपका जो वजन है उसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना होता है। ये ध्यान रखना, ये पेपर के बाद का नहीं है, पेपर से पहले जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसी में इसको मेंशन किया होता है। तो जो पहले ही आपको पता होता है कि भाई आप में ये जो आपकी जो यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण है, क्या आप उन पे खरे उतर रहे हैं। अगर आप इन मानकों पर खरे नहीं उतरे तो एग्जाम फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी ध्यान रखना, ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना जो वर्ग है, जो कौन सा पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल है, मेल के लिए जो आपका सामान्य ओबीसी और आपके एसबीसी हैं और जो अन्य जातियां हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अन्य जातियां हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, एससी एसटी को भी आप इसी में शामिल करेंगे एक बार। ठीक है, वो कितने हैं, आपकी 168 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। और जो आपका टीएसपी क्षेत्र है, ध्यान रखना, ये एससी एसटी को आप ऊपर ही शामिल करेंगे। ठीक है, नीचे नहीं करेंगे। जो आपका टीएसपी वर्ग है वहां पर आपको विशेष छूट आपको देखने को मिलती है, वो कितनी आपकी 160 सेंटीमीटर। और इसमें भी विशेषकर जो शहरिया जनजाति है, ध्यान रखना, इसमें भी विशेषकर जो शहरिया जनजाति है आपकी, शहरिया जनजाति है, इसको विशेष रूप से क्या है, छूट का प्रावधान है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आपके, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं और सामान्य नॉन टीएसपी क्षेत्र में है तो आपकी जो हाइट है न्यूनतम पुरुषों में, ध्यान रखना, महिलाओं में नहीं है, पुरुषों में कितनी होनी चाहिए, आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर इससे कम हाइट है तो आप इसके लिए आप क्या है कि इनके मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे। वहीं पर जो टीएसपी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको 160 सेंटीमीटर है आपको हाइट है वो आपको होनी चाहिए। और विशेषकर शहरी क्षेत्र में ये प्रावधान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर महिला वर्ग की अगर बात करते हैं, महिलाओं की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो इनकी हाइट रखी गई है वो आपकी 152 सेंटीमीटर रखी गई, सभी वर्गों के लिए कितनी रखी गई है आपकी, 152 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, और ध्यान रखना, इसी में हाइट के साथ में महिलाओं के संदर्भ में सीना या छाती को नहीं देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनके वजन को देखा जाता है। तो ध्यान रखना, जो दूसरा जो इन यहाँ पर जो मानक है वो किसका रहता है, आपका वजन का। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, यानी आप एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहती हैं, उनका कम से कम वेट है आपका कितना होना चाहिए, 47.5 किलोग्राम है आपका वजन कम से कम आपका होना चाहिए। ठीक है, इतना वेट नहीं है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है,
उसके अलावा अगर पुरुषों की अगर बात करते हैं तो उसमें सीने की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका जो आपका SC ST को भी आपको ऊपर शामिल करना है, गलती से नीचे टाइप हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी अगर हम बात करते हैं, सामान्य है, OBC है, आपका SBC है, और आपका आप कहेंगे MBC वगैरह है, ठीक है। और उसी में MBC और SC ST है, इनकी अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसमें जो बिना फुलाए जो सीने की जो साइज होनी चाहिए आपकी, कितनी होनी चाहिए आपकी, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलावट के साथ में आपकी जो सीने की साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 86 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ है कि 5 सेंटीमीटर का जो न्यूनतम अंतर है जो फुलावट का, वो तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा चल जाएगा। कम से कम आपका बिना फुलाए और फुलावट के साथ में जो आपका छाती का जो अंतर होगा, वो सीने का जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ज़्यादा है चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। वहीं पर TSP क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ध्यान रखना, वहीं पर अगर TSP क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, TSP वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 79 सेंटीमीटर आपकी क्या है, बिना फुलाए होनी चाहिए। और फुलावट के साथ में आपकी कितनी होनी चाहिए, 84 सेंटीमीटर। और लेकिन यहाँ पर भी फुलावट आपकी कम से कम आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की फुलावट आपकी होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका शारीरिक मानक परीक्षण है, उससे संबंधित आपकी जानकारी है, कम से कम आपका ये आपके नोटिफिकेशन है उसमें आपको मेंशन किया गया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आता है जो आपका चयन प्रक्रिया में जो हमने लिखित परीक्षा की बात की थी, तो उसमें हमने कहा 2 पेपर होते हैं, एक आपका पेपर फर्स्ट होगा, एक आपका पेपर कौन सा होता है, सेकंड होता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो हमने कहा कि कितने अंक का होता है, ये कितना प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे तो हमने कहा कि प्रश्न कितने होंगे इसमें, 100 होंगे। और प्रत्येक आपका जो क्वेश्चन होगा कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, कितने अंक का होगा, 2 अंक का। और टोटल अंक कितने हो जाएंगे आपके, 200 अंक का आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल आपका पेपर क्या होगा, 200 अंक का। उसमें भी जो पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी का मिलेगा, ठीक है। आप सिलेबस में देखेंगे तो आप यही आपका जो सिलेबस है आपको देखने को मिल जाएगा, इसी को यहीं पे टाइप किया गया है। उसी में पहला जो पेपर है हिंदी का, उसमें शब्द रचना है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका संधि, संधि विच्छेद और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना, इस पहले टॉपिक का जो क्राइटेरिया है, लगभग पिछले पेपरों में देखोगे तो 18% आपको लगभग इसी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा पार्ट है जो अपने आप में कवर करता है 100 में से, ठीक है। उसी में अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो इसमें टॉपिक रखा आपका सिलेबस में दिया गया है वो क्या है, शब्द प्रकार। शब्द प्रकार को भी 2 खंडों में बांटा गया है, खंड ए और खंड आपका बी, या क या ख कह सकते हैं। उसमें तत्सम शब्द हैं, आपका अर्ध तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, और देशज और विदेशज शब्द हैं, उसको शामिल किया गया है। कहने का अर्थ है वह शब्द जो हिंदी भाषा में आप काम में लेते हैं, जैसे आपका तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, जो संस्कृत से आप लिए गए हैं, आपको सीधे शामिल किए गए हैं, उन शब्दों के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा खंड जो आपका ख है इसका, उसमें संज्ञा है, संज्ञा के बाद में सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में विशेषण, क्रिया है और अवयव है। अवयवों की अगर बात करते हैं तो इसमें क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और विस्मय बोधक जो निपात हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा पार्ट है, जो बहुत ही मायने रखने वाला पार्ट है, क्योंकि अकेला हिंदी ऐसा है जो 100 नंबर का अकेला जो एक सब्जेक्ट है आपसे पूछा जा रहा है पेपर में। वहीं पर 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपका जीके और जीएस सारा शामिल होगा, जिसमें आपका राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का आपका कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो शामिल हो जाती है। इंडिया का आपका हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी का पार्ट है वो भी शामिल होगा। साथ साथ में साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपकी शामिल हो जाती है। उसी के साथ में समसामयिकी है वो भी आपकी शामिल हो जाती है। तो वहाँ पर आपको 100 नंबर 100 क्वेश्चन के लिए, यानी 200 अंक के लिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वहीं पर आपके 200 अंक के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ता है। और ध्यान रखना, चयन है और सिलेक्शन है वो भी उन्हीं का होता है जो इस फर्स्ट पेपर में जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। वहीं पर आप कहेंगे जो आपका अगला जो टॉपिक है इसमें शब्द ज्ञान दिया हुआ है। शब्द ज्ञान के संदर्भ में आप देखेंगे जो पर्यायवाची है, आपके विलोम शब्द हैं, शब्द युग्मों का अर्थ भेद है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी एकार्थक शब्दों की बात हो रही है। वहीं पर आप कहेंगे समश्रुत जो भिन्नार्थक शब्द हैं उनके बारे में, समानार्थी जो शब्द है, शब्दों का विवेक है। वहीं पर उपयुक्त शब्द चयन है और संबंधवाची जो शब्दावली है, इनके संदर्भ में आपको पूछा गया है शब्द ज्ञान के बारे में। उसके बाद में आपका शब्द शुद्धि है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। शब्द शुद्धि के साथ साथ में आपको नीचे देखो यहाँ पर वाक्य शुद्धि है वो भी आपको देखने को मिल रही है। वाक्य शुद्धि के साथ साथ में आपकी वाक्य रचना है वो भी आपको देखने को मिल रहा है सिलेबस में। वहीं पर व्याकरणिक जो कोटियां हैं, जैसे प्रसर्ग हैं, पुरुष है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, ठीक है, काल 2 बार हो गया है, ठीक है। तो काल हो गया, वृत्ति होगी, पक्ष और
वाच्य हैं, जैसे जो आपके टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं पर विराम चिन्हों का जो प्रयोग है आपको उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और वहीं पर आपको पता है जो रटने वाला जो सब्जेक्ट आपका जो टॉप पार्ट है, आपके मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, ये सारे के सारे रटने वाले शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। ठीक है, एकार्थक शब्द हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके शब्द युग्म वगैरह हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रटने वाले हैं, पार्ट हैं। तो ये तो आप घर पर बैठकर भी अच्छे से रख इनको तैयार कर सकते हैं। वहीं पर सबसे अंतिम है प्रशासनिक जो शब्दावली है, जिसमें प्रशासन से संबंधित और विधिक यानी विधि से संबंधित जो शब्द हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल आपके 10 टॉपिक हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर 10 टॉपिक हैं वो आपके इसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। और इसी में से आपके 100 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे और 200 नंबर का ये क्या होगा, आपका पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर जीके के पार्ट की अगर बात करते हैं तो जीके का पार्ट आपका काफ़ी लेंथी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा इसमें सिलेबस आपका जोड़ा गया है। वहीं पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको राजस्थान का जो यहाँ पर सबसे पहले जो राजस्थान के संदर्भ में जो आपका जीके का पार्ट है, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में जो आपका पार्ट है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो पार्ट है उसमें ध्यान रखना। उसमें सबसे पहले राजस्थान का जो आपका इतिहास है वो शामिल हो गया। उसके बाद में कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत का पार्ट है। कहने का अर्थ है आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है राजस्थान का, वो उसको शामिल किया गया है। उसमें भी टॉपिकों की अगर बात करेंगे तो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश है, मेवाड़ है, आपके कछवा वंश है, आपका बीकानेर के हैं, आपके मारवाड़ के वंश हैं, प्रतिहार आपको वंश है, या आप कहेंगे कि आपके चौहान वंश है, इनके बारे में जितने भी राजवंश है, जाट वंश है, उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। और इन्हीं राजवंशों से संबंधित जो प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली है इनकी, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो आपका जो राजस्थान के संदर्भ में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका जो सिलेबस का पार्ट होता है, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के संदर्भ में। पहले आपके हिस्ट्री के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे राजवंशों से ज़्यादा होते थे, लेकिन वर्तमान संदर्भ में जितने भी आपके पेपर होते हैं उसमें आप देखेंगे जो आपका आधुनिक राजस्थान का जो पार्ट है, जिसमें आपका स्वतंत्रता संग्राम है, जिसमें 1857 की क्रांति वगैरह आप देखेंगे। वहीं पर राजनीतिक जागरूकता है आपकी, जैसे राजस्थान के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हैं, विभिन्न प्रकार की जो आपकी क्रूतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, या आपके जो उनको समाप्त किया था उनके संदर्भ में, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर आप देखेंगे जो एकीकरण का जो दौर है आपका सबसे लास्ट में, जो 7 चरणों के माध्यम से जो राजस्थान को एकीकृत किया गया था, एक संगठित रूप में आपको बांधा गया था, उनके संदर्भ में आपको देखना है। ये पार्ट तो आपका किसका हो जाएगा, इतिहास का पार्ट। इतना है, यहाँ तक आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान का इतिहास देखने को मिलेगा। वहीं पर आप कला व संस्कृति में आते हैं तो नीचे का जो सारा का सारा पार्ट है ये आपका क्या है, कला व संस्कृति का पार्ट होगा। कला एवं राजस्थान की जो संस्कृति है उसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो वास्तुकला है, वास्तुकला में जो आपके किले व स्मारक हैं, ठीक है, इस स्मारकों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ किले ही हैं, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के दूसरे जो आपके जो स्मारक होते हैं, जिसमें आपके मंदिर आप आ जाते हैं, उसी में आपके जो बावड़ियाँ हैं उसको शामिल कर सकते हो, उसी में आप जो मस्जिद मकबरे वगैरह हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के स्मारक हैं वो शामिल हो जाएंगे। वहीं पर कला हो गई, इसमें चित्रकला है, आपकी जो हस्तशिल्प शिल्प कला है उसको शामिल कर लेंगे। वहीं पर राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं और स्थानीय जो बोलियां हैं वो दिया गया है। मेले, त्योहार, संगीत, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं पर राजस्थान की जो संस्कृति है, परंपरा और जो विरासत है, उसी के साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपका धार्मिक आंदोलन है। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसी में जितने भी संत हैं और लोक देवता हैं यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लोक देवियों का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है आपका संत और आपका लोक देवता। लेकिन देखो यहाँ धार्मिक आंदोलन दिया है, तो इसके संदर्भ में हो सकता है कि आपको धार्मिक आपके जो लोक देवी हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल है राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये पार्ट हो गया आपका राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति के। वहीं पर अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में यहाँ पर प्रमुख जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में पहले जो वीडियो बनाया था उसमें विस्तार से मैंने बताया भी था सिलेबस में। अभी यहाँ पर वापस से नहीं करेंगे, बाकी जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी, जो जो सब्जेक्ट आपका शुरू होगा, वहाँ पर आपको इन सिलेबस को सबसे पहले विस्तार से बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और कैसे हम क्रमबद्धता के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर देखेंगे तो कला संस्कृति है आपकी, साहित्य और वास्तुकला, यानी यहाँ पर कला एवं साहित्य यानी आर्ट एंड कल्चर है,
उसका पार्ट यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, वहीं पर प्रमुख है राजवंश हैं आपके, उनकी प्रशासनिक प्रणाली है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां और प्रमुख आंदोलन है। ध्यान रखना, अगर राजवंशों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना इसमें इतिहास के जो पार्ट है, इतना जो पार्ट होगा आप इसमें सबसे पहले कहेंगे सर हम सभ्यताओं को पढ़ेंगे। सभ्यताओं की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बाद में हम कहेंगे सर वैदिक सभ्यता है वो आए। वैदिक सभ्यता के बाद में हम जो आपके जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और महाजन पदकाल है उनके बारे में देखेंगे। यहाँ तक का पार्ट आपका ऐसे चलेगा। उसके बाद में राजवंश आपके शुरू होते हैं, जिसमें आप हैर्यक वंश है उससे शुरुआत मानते हैं मगध में। वहाँ हैर्यक वंश से आप कहेंगे सर मौर्य वंश में जाएंगे, उसमें भी पहले आप शिशुनाग वंश है वो भी देखेंगे, नंद वंश है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में मौर्य वंश है, उसके बाद में मौर्योत्तर काल में अनेक सारे आपके छोटे छोटे वंश आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपका गुप्त वंश और फिर गुप्तोत्तर वंश। ठीक है, ये तो आपको प्राचीन भारत में आपको देखने को मिलेगा। मध्यकालीन भारत में आपको पता है आपका त्रायन के सेकंड आपका जो युद्ध हुआ था उसके बाद में राज आपके भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित होती है। और आपका मोहम्मद गौरी के जाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की गई, जहीं से आप दिल्ली सल्तनत जो आपका काल है उसकी शुरुआत मानते हैं। वहीं पर आप देखेंगे गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद में आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश को देखेंगे। तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश को देखेंगे, उसी में आप अंतिम रूप से लोधी वंश है उसको देखेंगे। लोधी वंश के समाप्ति के बाद आपको पता है कि आपके बाबर का आक्रमण होगा, इब्राहिम लोधी को हराया जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में, और उसके बाद में मुगल सत्ता की स्थापना आप देखेंगे। वहीं पर जो मुगल सत्ता है उसके बारे में देखेंगे। ये सारा का सारा पार्ट है आपका यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, और उनसे संबंधित जो कला साहित्य और स्थापत्य है वो आपको देखना है। ठीक है, वहीं पर आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं तो आपका 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक की घटनाएं हैं और व्यक्तित्व हैं और मुद्दों के बारे में बात की गई है। 18वीं शताब्दी का मध्य यानी हमने पहले भी कहा आपके प्लासी का युद्ध हुआ था, मान्य 1757 से प्लासी के युद्ध से आपको ये देखने का मिलेगा, प्लासी के युद्ध है वहां से आपकी शुरुआत होगी, और वर्तमान तक आपको देखना है कि प्रमुख घटनाएं क्या हैं और आपके व्यक्तित्व क्या हैं और मुद्दे क्या हैं, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें आगे तो स्वतंत्रता संग्राम है और राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके विभिन्न चरण हैं और प्रमुख योगदान और क्षेत्रीय भागीदारी। ध्यान रखना, स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम में आप 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। वहीं पर आप कहेंगे कि प्रमुख जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको भी आप देखेंगे, इसको भी अलग अलग चरणों में आप विभाजित करते हैं। वाणिज्यिक चरण आपका अलग है, प्लासी के युद्ध से शुरू होता है, 1813 के चार्टर एक्ट का 20 का जो काल होता है वो आपका वाणिज्यिक चरण। उसके बाद में आपका औद्योगिक चरण शुरू होता है जो आपके 1813 के चार्टर एक्ट से आपके 1858 का जो एक्ट आता है आपके 1857 की क्रांति के बाद का, वो देखेंगे। और अंतिम चरण है वो क्या है आपका वित्तीय चरण है वो देखने को मिलेगा। और इसी में आंदोलन में आप विभिन्न चरणों में एक आप देखेंगे कांग्रेस का चरण देखेंगे, कांग्रेस का उदारवादी चरण है वो देखेंगे, उग्रवादी चरण देखेंगे। उसके बाद में आप गांधी का आगमन देखेंगे, ठीक है 1915 से। और उसके बाद में गांधी जी के द्वारा जो किए गए जो आपके आंदोलन है उनके बारे में आप देखेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, वहीं पर क्षेत्रीय भागीदारी जिसमें बंगाल की भागीदारी, क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे उनकी भागीदारी क्या है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे पंजाब में क्या थी, आपकी महाराष्ट्र के जो आपके क्रांतिकारी हैं उनकी भागीदारी क्या थी। उसी में आप चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आपका जो आपका भगत सिंह वगैरह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, उनके बारे में, आपका मास्टरदा है, सूर्य सेन है, उनके बारे में देखेंगे। तो उनके बारे में जो जानकारी है आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद में 19वीं और 20वीं सदी के जो आपके सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन है उनके बारे में, जिसमें आप ब्रह्म समाज है आपका, ठीक है, वहीं पर आपका रामकृष्ण मिशन है उसके बारे में देखेंगे, आर्य समाज है उनके बारे में देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी है उनके बारे में देखेंगे। यहीं पर आप विभिन्न प्रकार के सुधार हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। वहीं पर आप देखेंगे ब्रह्म आपकी सती प्रथा का जो आपका जो कानून है वो लागू किया गया था। वहीं पर महिला शिक्षा के संदर्भ में आप यहाँ पर चर्चा देखेंगे, वो सारा का सारा आप इसी में देखेंगे। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण कैसे हुआ और पुनर्गठन कैसे हुआ, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। जो आप देखेंगे कि भाई रियासत जो आप कहेंगे कि भाई आयोग है उसका गठन किया गया था, सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया गया, वीपी मेनन को उपाध्यक्ष बनाया गया या सचिव बनाया गया। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे कैसे एकीकरण हुआ था रियासतों का, कौन सी ऐसी रियासतें थी जो एकीकरण में शामिल नहीं हुई थी लेकिन बाद में उनको शामिल किया गया था। और 1956 का जो राज्य पुनर्गठन जो एक्ट है वो भी आप इसी के अंतर्गत आप देखेंगे। तो ये आपका हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर पूरा होगा। उसके बाद में ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना ज्योग्राफी में आपको तीनों ही पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, उसमें विश्व भूगोल का भी आपको पार्ट दिया गया है, आपका भारत का भूगोल है वो भी आपका शामिल हो रहा है। उसके साथ साथ में आप कहेंगे जो आपका राजस्थान का जो भूगोल हैगा वो भी आपका क्या होगा इसमें देखने को मिलेगा, आगे कहीं दिया होगा। ठीक है, वहीं आपका राजस्थान का भूगोल, अच्छा सॉरी,
ठीक है, भौतिक स्वरूप यहाँ पर दे दिया ये। अच्छा, राजस्थान का भूगोल यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों ही भूगोल का जो पार्ट है आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर विश्व भूगोल की अगर बात करते हैं तो भौतिक स्वरूप, ठीक है, भौतिक स्वरूप की अगर बात करते हैं जिसमें आपके विश्व के पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, ठीक है, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे, पठार वगैरह के। तो ये तो सारा का सारा इसमें होगा। उसके बाद में पर्यावरण है और जो पारिस्थितिकी मुद्दे हैं, पर्यावरण है, वर्तमान में पर्यावरण के संदर्भ में क्या क्या आपके निर्णय जो आप भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं, वैश्विक स्तर पे कौन से निर्णय लिए गए हैं, कौन सी पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं, जो पारिस्थितिक मुद्दे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बारे में आप देखेंगे। वहीं पर जो कोप के जो सम्मेलन हो रहे हैं उनके बारे में, पृथ्वी सम्मेलन है उनके बारे में आप देखेंगे। तो सारी की सारी जानकारी वो आप यहाँ पर देखेंगे। वन्य जीव और जैव विविधता है, उनके बारे में देखेंगे। वहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, जल मार्गों के साथ साथ में आप जल संधियां हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं वैश्विक स्तर पर कि कौन से महाद्वीप में कौन से खनिज हैं, आपके उद्योग हैं, उनका विकास हुआ है, उनके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। वहीं पर भारत के भूगोल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भौतिक स्वरूप दिया गया है, ठीक है, और प्रमुख भौतिक विभाजन दिया गया है। इस विभाजन में आप कहेंगे कि भाई इससे पहले आपको एक सामान्य परिचय है राष्ट्र आपका भारत का, उसको देखेंगे। उसमें अक्षांश देशांतर स्थिति है जो आपकी भारत की, वो देखेंगे। इसके पड़ोसी आपके जो आपके देश हैं उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसमें भी आप देखेंगे जो आपका भौतिक प्रदेश है उसमें उत्तरी हिमालय प्रदेश क्या है, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश क्या है, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार है जो नीचे का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में तटवर्ती जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं उनके बारे में आप देखेंगे। उसके साथ साथ में आप मरुस्थल को देखेंगे, डेल्टा को देखेंगे, और जो द्वीपीय स्थिति है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तब जाके आपका भौतिक जो विभाजन है वो पूर्ण होगा, ठीक है। उसके बाद में कृषि और कृषि आधारित जो गतिविधियां हैं वो आप देखेंगे। कहने का अर्थ है कि कृषि की जो भूमिका है वो, कृषि आधारित गतिविधियों की अगर बात करेंगे तो कौन से उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर है, जो, क्योंकि कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र का उद्यम है और इस पर जो निर्भर है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र है, ठीक है। और इसी में सहयोग कौन करता है, आपका तृतीयक सेवा क्षेत्र है वो सहयोग करता है। तो उनके बारे में आप देखेंगे। वहीं पर खनिजों की अगर बात करते हैं तो वैसे तो खनिज आपको बहुत सारे धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, उसको भी लो धातुओं में बांट देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका, जो लोहा दिया गया है, मैग्नीज दिया गया है, कोयला, तेल और गैस और परमाणु खनिज है, इन्हीं के बारे में देखना है। क्योंकि पिछले जितने भी पेपर की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर जो जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं खनिजों से संदर्भ में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वहीं पर आगे आपका है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास है उनके बारे में। प्रमुख उद्योग हैं आपके भारत में वो कौन कौन से हैं। वहीं पर भारत के संदर्भ में प्रमुख औद्योगिक विकास है वो कौन सा है, कैसा है, अलग अलग उद्योग है, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम उद्योग है, तांबा उद्योग है, और अन्य प्रकार के जो उद्योग हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग की अगर पूछे कि भाई स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से लोहा इस्पात उद्योग है आपको देखने को मिले, जब आप कहेंगे सर लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहले कुल्टी में हमें देखने को मिला, पश्चिमी बंगाल, इतना सफल नहीं हो पाया। प्रथम या आधुनिक लोहा इस्पात की जो जनक जो पाला जाता है या शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ, साकची आपका झारखंड में, ठीक है। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा, उसी का बाद में साकची का नाम आपने क्या कर दिया, जमशेदपुर कर दिया। वहीं पर उसी के जो वहाँ पर जो कंपनी स्थापित की उसे क्या बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं। उसके बाद में आप कहेंगे सर हमारे हीरापुर में हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में भद्रावती दक्षिण भारत का जो पहला आपका कर्नाटक में है लोहा इस्पात उद्योग, जो आपको आपका 1923 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर बर्नपुर में 1937 में देखने को मिलेगा, ये आपकी स्वतंत्रता से पहले के हैं। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो आप कहेंगे सर सेकंड पंचवर्षीय योजना आई थी जिसमें हमने बड़े उद्योगों की जो आपका जो लक्ष्य है उसको रखा गया था। और उसी में हमने जो लोहा इस्पात उद्योग है जिसमें आपका राउल केला है जो आपके उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से हमने तैयार किया। वहीं पर आप कहेंगे दुर्गापुर है जो पश्चिमी बंगाल में है, जो हमने ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त किया। वहीं पर आप कहेंगे भिलाई है जिसके रूस के सहयोग से हमने कहाँ पर आपका स्थापित किया था। तो उनके बारे में आप देखेंगे यहाँ पर सारा का सारा। वहीं पर प्रमुख जो परिवहन जो प्रमुख गलियारे हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना, गलियारों की बात आती है तो आप सबसे पहले आपके बात है नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। गलियारों का अर्थ है, देखो यहाँ पर परिवहन का दिया है, उसके प्रमुख गलियारों में सिर्फ और सिर्फ आपके राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं होते, आपके राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो भी शामिल होते हैं, नेशनल वाटरवे हैं वो भी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बंदरगाहों को भी आप देखेंगे, यहाँ पर पाइपलाइन है उनके बारे में भी आप देखेंगे, ठीक है। तब जाके आपका जो जो परिवहन का जो पार्ट है वो पूरा होगा। उसके बाद में जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में जो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, कितने भागों में आपका विभाजित किया गया है अपने भारत में, उनके बारे में। उसके बाद में अंतिम जो बिंदु है वो क्या है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं भारत के संदर्भ में और जो पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये वैश्विक संदर्भ में है और यहाँ पर आपको भारतीय संदर्भ में आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल है, तो वही राजस्थान का भूगोल आप कहेंगे भौतिक स्वरूप है और उनके प्रमुख आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं,
ठीक है। राजस्थान के बारे में आपको पता है, पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको शुष्क और अर्धशुष्क में विभाजित करते हैं। अर्धशुष्क को वापस में भी घग्गर का मैदान है आपका, शेखावाटी निम्न भूमि का क्षेत्र है, आपकी नागौरी उच्च भूमि है, और गोडवाड़ बेसिन है या लूणी बेसिन है उसके बारे में। फिर अरावली प्रदेश है, आपको उसको देखना है। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसको। ये सारा का सारा पार्ट आप कहाँ देखेंगे, यहाँ पर। प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की जो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उनको कितने भागों में बांटा है उनके बारे में आपको देखना है। कौन सी वनस्पति सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और उसमें भी पश्चिमी रेगिस्तान में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है या शुष्क प्रदेश है, वहाँ पे मरुदभिद प्रकार की जो वनस्पति हैं वो पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषता है उनके बारे में देखा है। जैसे पूछा जाए कि भाई आपका जो सदाबहार प्रकार की जो वनस्पति है भारत में एकमात्र कौन सा स्थान है, आबू वाला पार्ट है, कितना प्रतिशत है, उनके बारे में आपको देखेंगे। तो ये सारा का सारा यहाँ पर देखने को। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु है, ठीक है। जलवायु कौन सी है, जिसमें कोपेन है, टिवार्था है और आपके थानवर्ट है, ठीक है। इनके जो विभाजन है वो देखेंगे। उसके अलावा जो मानसून के संदर्भ में जो राजस्थान की विशेषताएं हैं कि मानसून का आगमन कब होता है। जैसे आप 15 जून को आप कहते हैं मानसून का आगमन कहाँ से होता है, तो बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार है। वहीं पर सर्वाधिक वर्षा किधर से होती है, आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, वहाँ से सबसे पहले कहाँ, आपके झारखंड में सर्वाधिक वर्षा, तो इसलिए आपका राजस्थान का चेरापूंजी। तो इस संदर्भ की जो जानकारी है वो सारी की सारी आप यहाँ पर लेंगे। उसके अलावा जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, वन है और वन्य जीव और आपका जैव विविधता है राजस्थान के संदर्भ में, उनके बारे में चर्चा करनी है। प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है वो आप देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे जो आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है उसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। भरतपुर नहर है, इनके बारे में आप देखेंगे। माही परियोजना है, ठीक है। और आपकी नर्मदा नहर परियोजना है, उनके बारे में जो आपकी सिंचाई परियोजना है वो यहाँ पर आप देखेंगे। वहीं पर प्रमुख राजस्थान के खनिज कौन से हैं, प्रमुख खाने कौन सी हैं। जनसंख्या है 2011 के अनुसार है, आंकड़े हैं लास्ट अपने, ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है, जो जनसंख्या में आप क्या है लिंगानुपात देखेंगे, जनसंख्या घनत्व देखेंगे, वहीं पर आपका साक्षरता है उसके बारे में देखेंगे। तो इन संदर्भ में आप सारी की सारी वो जानकारी देखेंगे। वहीं पर प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास है उसकी संभावनाएं आप यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में आप देखेंगे, ठीक है। वहीं आपका पॉलिटी का पार्ट है वो शामिल होता है। उसी में जो संवैधानिक विकास है, आप 1919 का जो एक्ट है वो देखेंगे, और एक आपका 1935 का। वैसे तो संवैधानिक विकास आपके रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, वो आपको देखने को मिलेगा। 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, उसके बाद में 1858 का चार्टर एक्ट है, उसके बाद में 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट है। इनमें कहीं ना कहीं ये संवैधानिक विकास आपको देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रावधान आपको देखने को मिलेगा आपका 1919 और 1935। उसके बाद में संविधान सभा है, उसका गठन कैसे हुआ, क्या क्या प्रावधान इनके द्वारा किया गया, क्या क्या इनके द्वारा जोड़े गए, इसमें कौन कौन सी समितियां हैं और कौन कौन इसमें शामिल थे, राजस्थान का इसके संदर्भ में क्या योगदान रहा है, उनको आप देखेंगे, ठीक है। वहीं पर संविधान की प्रकृति यानी विशेषताओं की अगर बात करेंगे, वहीं पर संविधान की जो प्रस्तावना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो देखेंगे। जो आपका डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो देखेंगे, और मूल कर्तव्य हैं वो देखेंगे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में आपके जैसे आप कहेंगे शामिल नहीं थे, आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। 1976 में कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, कितने थे, 10 थे, 11वां कब जोड़ा, नागरिकों पे ही लागू होते हैं क्या, अन्यों पे लागू होते हैं नहीं होते, क्या ये आपके न्यायालय द्वारा क्या है कि लागू किए जा सकते हैं, क्या न्यायालय में आप इसके खिलाफ क्या है रिट है वो दायर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को पड़ेंगे। तो इसी में आपका भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में संघीय ढांचा है वो देखने को मिल जाएगा। आपका आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन है, वो देखने को मिल जाएगा। आपातकालीन जो प्रावधान है, 3 प्रकार के जो आपातकाल आप देखते हैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, 356 में आपका राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और एक आपका 360 में वित्तीय आपातकाल है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उनके बारे में। उनके बाद में पीएन भगवती द्वारा जो जिसमें जनहित याचिका के जनक मानते हैं उनके बारे में आप देखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन है जो आर्टिकल आप 13 के संदर्भ में आप देखेंगे, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य क्या है, संविधान का संरक्षण करना। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है या आप कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लागू किया गया है, क्या वो संविधान के ढांचे के अनुरूप है, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इन संदर्भ में जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो आपको न्यायपालिका के द्वारा देखने को मिलेगा। वहीं पर भारतीय और राजनीतिक प्रणाली और शासन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, जैसे लोकतांत्रिक राज्य है उनके बारे में देखना है। भारत में लोकतंत्र है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया, कैसे है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। राज्यों का पुनर्गठन है वो कब किया गया, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग आपका 1956 आपको देखने को मिलेगा फैजल अली के अध्यक्षता में। आपके गठबंधन सरकारें हैं, यानी दो सरकारें, किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता तो दो सरकारें आपस में, यानी दो दल मिलकर अगर कोई सरकार का गठन करते हैं तो वो गठबंधन सरकारें, उनका दौर कब शुरू हुआ, कैसे कैसे उनकी रूपरेखा है आपकी भारत में देखने को मिलती है, उसके बारे में।
उसके बाद में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको देखना है राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में। उसके बाद में केंद्र व राज्य के संदर्भ में जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है उनके बारे में देखना है। मैंने अभी बताया विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून लागू करेगी और जो न्यायपालिका है वो संरक्षण का, संविधान के संरक्षण का कार्य करेगी। देखेगी कोई विधि या कानून ऐसा तो नहीं है कोई संविधान के किसी उपबंध या प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहा हो। ठीक है। वहीं पर कार्यपालिका की अगर बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति आता है, विधायिका की अगर बात करते हैं तो उसमें संसद है, सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो ये क्या करेगी, न्यायपालिका यानी संरक्षण का काम करेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए आपने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में संवैधानिक बॉडी है उसका आपने गठन किया है जो चुनाव आयोग के रूप में आप देखते हैं। वहीं एक संवैधानिक बॉडी आपको और देखने को मिलेगी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग। ठीक है। आर्टिकल 148 में जो क्या करती है, जितना भी आपका वित्त है संचित निधि से, आपकी भारत की संचित निधि से जितना भी पैसा निकलता है तो वो पैसा सही जगह पर सही मद में काम में लिया गया है उनके बारे में जो निरीक्षक का कार्य है वो करती है। नियंत्रक इसका नाम दिया गया है, वास्तव में नियंत्रक का इसका कोई रोल होता नहीं है। ठीक है। वहीं पर योजना आयोग है। वर्तमान में योजना आयोग का कॉन्सेप्ट खत्म है, आपको पता है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ले आए हैं, जब से हम पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त किया है। फिर भी सिलेबस में दिया है तो देखना है। एनडीसी को देखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उनके बारे में देखना है। वहीं पर स्थानीय स्वशासन व पंचायती राज को देखना है। उसी के साथ में जो सार्वजनिक नीति है, जो अधिकार हैं वो लोक कल्याणकारी जो राज्य के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक नीतियां हैं उनको देखना है। विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार है और नागरिक चार्टर एक्ट है उनको आपको देखना है। वहीं पर जो राज्य के संदर्भ में जो राज्यपाल है, जैसे भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति वैसे राज्य के संदर्भ में आपका राज्यपाल। वहाँ पर संसद है, वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। वहाँ पर संसद है तो यहाँ पर राज्य विधानसभा हो जाएगी। वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है तो यहाँ पर उच्च न्यायालय हो जाएगा। वहाँ पर आपका यूपीएससी होता है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग होता है तो यहाँ पर आपका राजस्थान के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है राजस्थान के संदर्भ में। वहीं जिला प्रशासन में जो आपका जिला कलेक्टर वगैरह है उनके बारे में देखेंगे, तहसीलदार वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे। वहीं पर जिला प्रशासन आपको देखना है, राज्य मानवाधिकार आपको देखना है, लोकायुक्त देखना है, राज्य निर्वाचन आयोग है और आपका राज्य सूचना आयोग है। ये सारे के सारे जो आपके जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर देखने। सार्वजनिक नीति व कानूनी अधिकार है, जो नागरिक चार्टर एक्ट है ये वापस से रिपीट हुआ है। ठीक है। महिला और बच्चों के खिलाफ है, जो अपराधों के संबंध में जो जानकारी है, जो नया टॉपिक है और अभी हाल फिलहाल जब आप देखते हैं सभी जो सिलेबस हैं उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। विशेषकर जो आपका पुलिस बल से संबंधित जो भी है आपका, जिसमें आप कहेंगे कि भाई जैसे आपका कांस्टेबल का जो आपका राजस्थान कांस्टेबल है पुलिस का, उसमें भी ये टॉपिक अलग से जोड़ा गया है। ठीक है। वहीं आगे अगर हम देखें तो आपका इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट है। वहीं पर बजट है, बजट के बारे में देखेंगे, बैंकिंग है, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली है, राष्ट्रीय आय है। ठीक है। विकास और समृद्धि का जो अवधारणा है, ज्ञान है, उसको आप देखेंगे। ठीक है। इसमें भी आप पूरे विस्तार से सार्वजनिक जो आपका वित्त है उसमें राजस्व आय क्या है, सरकार की राजस्व व्यय क्या है, राजकोषीय घाटे क्या है, राजस्व घाटे क्या है, पूंजीगत घाटे क्या है, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। वहीं पर राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी से संबंधित जो आपकी अवधारणा है, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। समृद्धि और विकास है, उसमें आप देखेंगे भाई विकास है और समृद्धि, उसमें अंतर क्या होता है। विकास आपका क्या होता है गुणात्मक, समृद्धि क्या है आपकी मात्रात्मक। कहने का मतलब जीवन स्तर का जो आकलन करते हैं समृद्धि के आधार पर, अगर गुणात्मक स्थिति देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है, पैसा तो है उसके पास में, जीवन स्तर अच्छा है, क्या उसका भाई स्वास्थ्य उतना अच्छा है या शिक्षा का स्तर उतना अच्छा है, उन सबको आप किसमें देखेंगे, विकास के संदर्भ में देखेंगे। तो ये आपका ज्ञान है। इसी में आप जो आपका मानव विकास सूचकांक है उसको भी इसी के अंतर्गत आप देखते हैं। वैसे आपके टॉपिक अलग से भी दिया है मानव विकास सूचकांक। ठीक है। और ये मानव विकास सूचकांक इसी समृद्धि और विकास के आपका लिंक करके आपको देखना होता है। ठीक है। वहीं पर लेखांकन है, अवधारणा है, उपकरण है, प्रशासन में जो उपयोग है उसको आप देखेंगे। वहीं पर स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट की जो बात करते हैं ना, ठीक है, उसके बारे में, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स वगैरह है, उनके बारे में, आईपीओ वगैरह आप जारी करते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे ये यहाँ पर देखेंगे आप। वहीं पर राजकोषीय और आपकी मौद्रिक नीति है। ठीक है। और राजकोषीय नीति यानी सरकार के द्वारा लागू की जाती है। मौद्रिक नीति यानी आरबीआई, अभी तो वर्तमान में 2016 के बाद में मौद्रिक नीति समिति है। ठीक है। 6 सदस्यीय समिति होती है जिसमें अध्यक्ष आपका आरबीआई का गवर्नर होता है। उनके संदर्भ में आप देखेंगे तो ये नीतियां अपने यहाँ पढ़ेंगे। सब्सिडी देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम है उसको आप देखेंगे। ई कॉमर्स को देखेंगे, जो ई कॉमर्स का उदाहरण जैसे आप अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे आपका जेप्टो है और आपका जो अभी जो बहुत सारे स्विगी वगैरह हैं आप ठीक है, आप जो काम में लेते हो सारा का सारा किसका है, ई कॉमर्स के ही उदाहरण है। ठीक है। वहीं पे महंगाई यानी इन्फ्लेशन की बात हो रही है, मुद्रास्फीति की बात हो रही है। महंगाई का मतलब यहाँ पर मुद्रास्फीति है, उसकी अवधारणा क्या है, प्रभाव क्या है, उसके नियंत्रण क्या है। ठीक है। उसके बारे में देखना है। उसके बाद में आर्थिक विकास और नियोजन है जिसमें पंचवर्षीय योजना है, वैसे समाप्त कर दी गई है, 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम थी, लेकिन फिर भी हमें देखना है जितनी भी
ये योजनाएं थी उनके उद्देश्य क्या हैं, रणनीति क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जो अर्थव्यवस्था के, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं। वैसे आप देखेंगे तो 5 क्षेत्र होते हैं, चतुर्थ और पंचम भी शामिल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो मुख्य रूप से आप किसमें कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग यानी द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, उनके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। वहीं पर आपका व्यापार है, व्यापार की वर्तमान स्थिति और मुद्दे और पहल है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें आप भुगतान संतुलन की अगर बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं या ट्रेड की बात करते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि किन देश के साथ में हम आयात अधिक कर रहे हैं, किन के साथ में निर्यात अधिक कर रहे हैं, कहाँ पर हमें आय ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप देखेंगे। वहीं पर आर्थिक समस्याएं क्या हैं वर्तमान संदर्भ में भारत की, ठीक है। और जो सरकारी प्रयास हैं और आर्थिक सुधार व उदारीकरण है जो 1951 की जो आपकी एलपीजी की नीति है वो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वही मानव विकास के संदर्भ में हमने कहा मानव विकास सूचकांक है वो देखेंगे। गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा, प्रकार, उपाय देखेंगे। जैसे गरीबी की सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी है वो क्या होती है, उनके बारे में देखेंगे। किस प्रकार से सापेक्ष गरीबी है वो निरपेक्ष गरीबी को प्रोत्साहन दे रही है, उसके बारे में आप देखेंगे। वहीं पर आप कहेंगे कौन कौन सी आगिल समिति है, जैसे आप कहेंगे लक्कड़वाड़ा समिति है, वहाँ पर से आप कहेंगे। वहीं पर आप कहेंगे कि जो भाई आप सचिन तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, उनकी रिपोर्ट है वो क्या कहती हैं। बेरोजगारी के संदर्भ में आप देखेंगे कौन सी छिपी बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी या छदम बेरोजगारी क्या है। वहीं पर आप देखेंगे कि इसके संदर्भ में आपकी चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी है आपकी विकासशील देशों में दिखती है, कौन सी आपकी विकसित देशों में देखने को मिलती है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, सारे का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का जो पार्ट है कमजोर वर्गों के लिए है वो आप देखेंगे। वहीं पर राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में ये पार्ट दिया हुआ है। इसमें व्यापक अवलोकन देखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र देखना है, विकास व नियोजन देखना है, अवसंरचना और संसाधन आपको देखने हैं, प्रमुख विकास परियोजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन है, बेसहारा है, महिला है, बच्चे हैं, वृद्धजन है, किसान और श्रमिकों के संदर्भ में। और ध्यान रखना इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो आर्थिक समीक्षा है आपकी राजस्थान की, कौन सी आर्थिक समीक्षा से कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से अपने को जो फोकस करना है वो अपने आर्थिक समीक्षा का बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, तैयार करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमी के संदर्भ में तो यही आर्थिक समीक्षा से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, वहीं पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जिसमें आपका विज्ञान के मूलभूत अवधारणा है, जिसमें आपकी आपकी बायोलॉजी और आपकी भौतिक विज्ञान और आप कहेंगे कि भाई केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो सारा शामिल हो जाएगा। ये वाला पार्ट है आपका साइंस एंड तकनीकी का, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी है। वहीं पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीकी है। ये सारा का सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, S&T का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपका बायोलॉजी का कुछ पार्ट यहाँ पर मानव शरीर है उसके बारे में है, आहार व पोषण है, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में आपको देखना है। वहीं पर देखो यहाँ पर वापस से पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन व उसका प्रभाव, ज्योग्राफी में आपने देखा था, यहाँ पर फिर से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पूछने का अर्थ है कि साइंस के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में इसके क्या प्रभाव है, किस प्रकार से भाई विज्ञान जो आपका जो उन्नति के पथ पर अग्रसर है तो क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या साइंस के माध्यम से ये पर्यावरण है जो प्रदूषण बढ़ रहा है या पर्यावरण पर जो हानि हो रही है, ठीक है, क्या उसको कम किया जा सकता है, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप यहाँ पर देखेंगे। वहीं पर जैव विविधता है, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक इंजीनियरिंग है वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे बीटी आपका कपास है, बीटी कॉटन की अगर बात करते हैं तो वो किसका, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। वहीं पर आपने डोली भेड़ है उनको बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आप जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन, विशेष रूप से राजस्थान पर आधारित जो संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो यहाँ पर देखेंगे। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के जो मुद्दे हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट है, आपका रीजनिंग का पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। कथन अनुमान है, कथन तर्क है, कथन निष्कर्ष है। ध्यान रखना आपके 8 से 10 क्वेश्चन है आपके मैथ और रीजनिंग के दोनों के पूछे जाते हैं। 4-4 का रेशियो रहेगा या 5-5 का रेशियो रहता है, ठीक है, लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है। 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। हाँ, RS के संदर्भ में देखते हैं, उसके प्री में देखते हैं तो 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यही सिलेबस होता है, वहाँ पर इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपका संख्या श्रृंखला है, वर्णमाला आपकी है, श्रृंखला है, ठीक है। और आपके कोडिंग डिकोडिंग है, और जो ब्लड रिलेशन है आपका, रिश्तों में जो संबंधित समस्याएं हैं, आकृति हैं, उनके खंड हैं। वहीं पर गणित के बारे में जो गणित व सांख्यिकी विश्लेषण है, संख्या पद्धति है, परिमाप का क्रम है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत है, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, डेटा विश्लेषण है जिसमें तालिकाएं, स्तंभ चित्र, रेखा चित्र, पाई चार्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। ये सारा का सारा आपका गणित और रीजनिंग का पार्ट आपको देखने को
मिलेगा। वहीं आपका समसामयिकी है, जो आपकी घटनाएँ हैं, जो करंट का पार्ट है वो जोड़ा गया है। उसकी अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें राजस्थान है, राजस्थान के बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही स्तर पर यहाँ पर करंट पूछा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसमें हाल ही में समाचारों में जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में है, जो स्थान महत्वपूर्ण है, या खेल-कूद के संदर्भ में ध्यान रखना है। खेल-कूद के बारे में आजकल करंट में बहुत पूछा जाता है। तो खेल-कूद के बारे में आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेबस आपका रहा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर है हिंदी का। और इतना सारा सिलेबस देख के आपको पता लग गया होगा कि फोकस किस पे करना है आपको, प्रथम पेपर पर। ऐसा नहीं है कि केवल प्रथम पेपर है आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये भी आप दिमाग से निकाल देना, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं सेकंड पेपर पे फोकस करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसकी कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो एक बड़ी भूमिका है कि क्यों, क्योंकि ध्यान रखना अभी राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, जिसमें आप पटवार है, वीडियो है, ठीक है। अभी एसआई की आगे आरएस की भी आ जाएगी, ईओ आरओ की भी आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं आपकी, जैसे सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, और साथ साथ में आप देखेंगे जो रिट वगैरह की, रिट L1 L2 की भी, ठीक है। तो सारी हैं, तो ध्यान रखना उसमें ज़्यादातर जो पार्ट है आपका राजस्थान का पार्ट कॉमन है सब में। और बहुत सारी वैकेंसियां सेकंड ग्रेड हैं आपकी, एसआई की हो गई, आपकी आरएस की हो गई, आपकी वीडियो पटवार की हो गई, उसमें इंडिया जीके भी का पार्ट क्या है, कॉमन है। तो सभी विद्यार्थी हैं, सभी क्या है उसी तैयारी में, और फॉर्म भी सभी भरेंगे। जब सिलेबस सेम है, पढ़ना सेम है, टॉपिक सेम है, तो स्वाभाविक सी बात है हर कोई विद्यार्थी सब में क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा। और अभी तो एसएसओ आईडी में अगर ओटीआर अगर आपका हो गया है, तो ये भी नहीं है कि भाई कोई विद्यार्थी ये सोचेगा पैसा लगेगा, तो पैसा भी नहीं लगेगा, ओटीआर हो चुका है, एक बार पैसा लग चुका है, तो फॉर्म तो सब फिल करेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन भी इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ये बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, और इसको और ज़्यादा अपने को अच्छे तरीके से क्या करना है, मजबूत करना है, ठीक है। तो ये पार्ट रहा आपका सिलेबस का। उसके बाद में कट ऑफ की अगर बात करते हैं पिछले की, तो मेल की अगर बात करते हैं उसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रही थी, और आपकी उसमें आपकी ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं, और वहीं पर ओबीसी की बात करते हैं, और वहीं पर अगर हम एमबीसी की अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखना इन चारों की जो कट ऑफ है एक जैसी रही है आपकी 300 सॉरी आपका 233 देखेंगे, 233.29 है। यहाँ पर भी 233.29 है, यहाँ पर भी 233.29 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आप कट ऑफ है, ठीक है, लगभग आप कहेंगे कि भाई जनरल है, ओबीसी है, आपकी ईडब्ल्यूएस है, या एमबीएस है, ठीक है, एमबीसी है, ठीक है। इनकी कट ऑफ में अगर कोई अंतर देखने को मिलता था पहले, अब वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उतनी मेहनत आपको भी अन्य कैटेगरी वालों को करनी है जितनी आपके जनरल वाले करेंगे, ठीक है। तो ये विशेष रूप से उसमें अगर थोड़े बहुत कट ऑफ आपको कम दिखाई देती है, तो एससी में देखने को मिलेगी आपकी 216 है, ठीक है। और एसटी में आपको देखने को मिलेगी आपकी 207 के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं शहरिया देखो, शहरिया में भी ध्यान रखना, शहरिया की भी अगर बात करते हैं, जनजातीय क्षेत्र है, ध्यान रखना विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, ठीक है। और उसमें भी देखो कट ऑफ देखेंगे तो आपको देखो क्या है, आपका एससी से ज़्यादा आपकी है, और एससी एसटी से ज़्यादा आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और वहीं पर अगर महिला वर्ग की अगर बात करते हैं, फीमेल की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे जनरल की आपकी कितनी रही है, जनरल की अगर महिला की अगर बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस महिला की अगर बात करते हैं, ठीक है, और आपकी ओबीसी की महिला की अगर बात करते हैं, तो लगभग इन तीनों की जो कट ऑफ है आपकी, लगभग क्या है, एक जैसी ही आपको देखने को मिलेगी। तो महिलाओं के संदर्भ में भी अगर बात करें, और ध्यान देना महिला और पुरुषों में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ध्यान रखना इतना कोई बड़ा अंतर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं पर एससी एसटी की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर एससी की आपकी 185.23 है, एसटी की आपको क्या है 187 आपकी 0.23 देखने को मिलेगी। वहीं एमबीसी की यहाँ पर थोड़ी पुरुषों की बजाय महिलाओं में थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी, 198.94। ध्यान रखना ये जो कट ऑफ आपने देखी है किसकी, नॉन टीएसपी की, किसकी है आपकी, नॉन टीएसपी की आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर टीएसपी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखना टीएसपी एरिया में जो आपके मेल हैं, मेल की जो आपकी है, तो उसमें टीएसपी जनरल है उसकी कट ऑफ आपकी 168 है, ठीक है। और आपकी एससी जो टीएसपी है उसकी भी आपको 168 देखने को मिलेगी। वहीं पर एसटी की जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, 155 के आसपास। वहीं पर अगर महिलाओं की अगर बात करते हैं, तो जनरल जो टीएसपी महिला है उसकी आपकी 159 है, और वहीं पर आपकी एसटी टीएसपी की अगर बात करते हैं, तो वो क्या है 155 के आसपास देखने को मिलेगी, ज़्यादा कोई अंतर इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। वहीं पर डाइवर्स की अगर बात करते हैं, तो इस कैटेगरी में तो ध्यान रखना आपकी कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, 168 रही है। वहीं पर विडो है आपकी, यानी विधवाओं की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जनरल जो टीएसपी है उसमें क्या है 168 देखने को मिलेगी, और एसटी टीएसपी में नील रही है, कोई भी आपको ऐसी कोई विज्ञप्ति यानी सीट आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है लगभग आपका जनरल अगर बात करते हैं नॉन टीएसपी में, तो अधिकतम आपको कितनी, आपको 233 है आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो कट ऑफ है उसकी अगर बात करते हैं, और ध्यान रखना कट ऑफ की अगर बात करते हैं, तो ध्यान दें ऐसा नहीं है कि फिक्स है तो 233 है तो अगली बार 233 रहेगी, आपकी 40 रहेगी, पेपर पर है उसके पैटर्न पर डिपेंड करते हैं, ठीक है।
पेपर है वो थोड़ा सा आपका तथ्यात्मक आया, क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी बच्चे ज़्यादा याद कर लेते हैं तो उसमें कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पेपर का स्तर है वो भी आपका डिपेंड करेगा कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो लगभग आपको आइडिया मिल चुका है कि भाई, कि लगभग आपको कहने का अर्थ है कि भाई 250 230 से आप या कहें, आप कहेंगे 210 से लेकर आपको 240 के मध्य का जो आपका जो क्राइटेरिया है वो तो आपको निर्धारित करके ही रखना है। ठीक है, अगर अंतर भी आएगा तो ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 233 है, पेपर हार्ड है तो यहाँ पर 150 चलेगी, ऐसा भी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो 200 210 के आसपास कितना भी पेपर हार्ड हो तो कम से कम इतना तब भी आपको देखने को मिलता है। अधिकतम की अगर बात करते हैं तो 240 के। तो क्राइटेरिया जो आपको फिक्स रखना है वो आपको 240 और 210 से लेकर 240 के मध्य का क्राइटेरिया है वो आपको तय करना है। अब आपको तय करना है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ध्यान रखना, पहले ये होता था किसी एक सब्जेक्ट विशेष पर आपने फोकस कर लिया तो आपका सिलेक्शन है वो संभावना होती थी। और वर्तमान में क्या है कि जब तक आप सभी सब्जेक्ट हैं जो आप पे यहाँ पर दिए गए पाठ्यक्रम दिया गया है उन सभी पर जब आपकी कमांड नहीं है तब तक से सिलेक्शन पाना क्या हो गया आपका पॉसिबल नहीं रहा है। ठीक है, और आजकल के विद्यार्थी हैं जो आपका मल्टीमीडिया जब से आया है, ऑनलाइन क्लासेस जब से लगना शुरू हुई हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बच्चा है वो भी आपके बराबर क्या है कंपटीशन में भागीदारी निभा रहा है। वहीं पर टीएसपी की अगर बात करते हैं तो आपको 168 के आसपास है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब 150 160 से कम तो आप भूल ही जाइए। तो 160 से लेकर आपको 200 के मध्य का जो आपका क्राइटेरिया है आपको मेल में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर फीमेल की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर भी आप कहेंगे कि सर 160 के आसपास है तो 155 के आसपास से लेकर आपको 190 के आसपास का जो क्राइटेरिया है आपको महिलाओं के अंतर्गत भी आपको रखना ही होगा। ठीक है, तो ये आपके कट ऑफ के संदर्भ में आपका क्या था। ठीक, और तिथि विशेष की अगर बात करते हैं तो अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक एग्जाम डेट है वो नहीं आई है। जब भी आपके कम से कम आप देखेंगे कि भाई एग्जाम की डेट की भी अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई 10 सितंबर से आपका क्या है फॉर्म भरे जाएंगे, 10 अगस्त से सॉरी। ठीक है, 10 अगस्त से, और अगस्त के बाद में आप कहेंगे सर 8 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और 8 सितंबर के बाद में कम से कम भी अगर माने तो 2 महीने का कम से कम जो भी बोर्ड होता है, जो संस्था होती है, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, कम से कम अंतिम तिथि होती है जो एग्जाम की, उसके बाद में कम से कम 45 से लेकर आपके 60 डे हैं, उतना कम से कम प्रिपरेशन का समय है वो देना होता है। ठीक है, और उसी में अगर बात करें तो सितंबर में अगर हो जाएगा तो अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, नवंबर से पहले आपका जो ये पेपर है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हो दिसंबर के फर्स्ट वीक है, नवंबर के लास्ट वीक है, या हो सकता है कि 2026 में भी आपको ये पेपर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको समय भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अभी से जब आप तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक फ़ायदा मिल जाएगा, जो पर्टिकुलर किसी तैयारी में जुटा है विद्यार्थी उसको फ़ायदा हो जाएगा। राजस्थान में इस बार हर क्षेत्र में, चाहे आप कहें शिक्षा के क्षेत्र में देखें या आपका डिफेंस के क्षेत्र में आप कहें कि पुलिस वर्क में देखें, हर क्षेत्र में क्या है आपको सिविल में देखेंगे सब जगह आपको फॉर्म है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हैं तो फॉर्म तो सब जगह लगाएंगे, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को पता है कि मेरे को टारगेट ये फिक्स करना है तो वो उसी में अगर ध्यान फोकस रखेगा तो आराम से पेपर निकाल लेगा। क्योंकि सभी विद्यार्थी बढ़ चुके हैं, सेकंड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में, रीट वाले रीट में, फर्स्ट ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में, पटवार और वीडियो वाले हैं वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। वहीं पर एसआई वाले एसआई में, जो सिविल वाले होंगे वो सिविल में रखेंगे, ईओ आरओ की ओर आ जाएगी तो वो ईओ आरओ वाले उसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी संभावना है कि भाई आप पर्टिकुलर एक ही अगर जॉब को अगर, ठीक है, या एक ही आप वैकेंसी को अगर टारगेट करके अगर मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, वहीं पर जो जानकारी है यहाँ पर, जो कौटिल्य क्लासेस के द्वारा अभी जो आपका तिथि आएगी, जो आपकी आपकी जो 23 जुलाई 23 जुलाई को जो तिथि आएगी, 23 जुलाई है 2025 है, 23 जुलाई 2025 यानी बुधवार को, ठीक है, आपके 2 नए बैचेज हैं वो शुरू करने जा रही है कौटिल्य क्लासेस। पहली बार कौटिल्य क्लासेस के द्वारा जो आपका जो एसआई का और जो आरएस का है, जो दूसरी जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रख के, ठीक है, उनके रिजल्ट को ध्यान में रखकर, उनके जो बच्चों का रिस्पॉन्स है उनको ध्यान में रखकर, पहली बार जो कौटिल्य क्लासेस के द्वारा है आपके लिए जो बच्चों की जो डिमांड पर, जो एक तो आरएस से जो आपकी जो आपकी 2025 का जो विज्ञप्ति आने वाली है, ठीक है, उनको ध्यान में रखकर, और एक जो आपकी जो राजस्थान जो पीएसआई जो भर्ती परीक्षा है जो आ चुकी है, इनको ध्यान में रखकर एक नए बैचेज हैं उनका आगाज करने जा रही है। कब से? आपका 23 जुलाई से। ठीक है, नाम मात्र के कोर्स में, मतलब फीस में, ऑनलाइन है, ऑफलाइन स्तर पर अभी शुरू नहीं किया गया है। केवल और केवल ऑनलाइन स्तर पर 2 बैचेज आपके शुरू किए जा रहे हैं, एक आरएस प्री का है और एक आपका एसआई का बैच है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, दोनों ही कोर्सेज होंगे आपके
ऑनलाइन होंगे, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और वहीं पर ध्यान रखना है जो इनकी जो फीस रखी गई है आपकी कितनी, आपकी आर एस प्री है उसके भी आपके 1500 रुपये आपको देखने को मिलेगी, और आपका एस आई जो भर्ती परीक्षा जो आपकी 2025 आई है उसकी भी आपकी कितनी होगी, 1500 रुपये रहेगी, ठीक है। और ये जो आपकी वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 वर्ष तक की रहेगी। क्या रहेगी, 1 वर्ष तक आपको ये कोर्स है आपको सिर्फ 1500 रुपये में आपको प्राप्त होगा। सारे के सारे रिकॉर्डेड जो वीडियो हैं आपकी जो लाइव क्लासें हैं वो चलेंगी, और जो पीडीएफ है आपको द्वारा लाइव क्लासेस का वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं जो यह चाह रहे हैं कि इस बार 2025 में जितनी विज्ञप्ति आई हैं उसमें कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, तो वह विद्यार्थी यहाँ पर कौटिल्य का परिवार से जुड़ सकते हैं। वहीं पर कौटिल्य जो परिवार के द्वारा जो पीआरपी पब्लिकेशन है उनकी कुछ किताबें हैं जो पब्लिश की गई हैं जो मार्केट में काफ़ी डिमांड है, ठीक है। वहीं ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें हैं तो राजस्थान में तो ऑब्जेक्टिव एक के आपकी बुक निकाली गई है जिसमें सारे के सारे विषय हैं राजस्थान के वो दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी इसके साथ में दिया गया है। वहीं पर रीजनिंग की आपकी बुक है वो निकाली गई है जिसमें 1400 से प्लस अधिक जो एमसीक्यू हैं आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर गणित की है, और वहीं पर सामान्य विज्ञान है उसमें भी आपके 2000 से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर इंडिया जीके की अगर बात करें तो 2500 से अधिक आपके जिसमें आरपीएससी और आपकी आरएसएसबी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम हैं उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, ठीक है। वहीं पर कंप्यूटर विज्ञान है उनकी किताब आपको देखने को मिलेगी। जो भी विद्यार्थी हैं पटवार वीडियो एसआई आरएस वगैरह या जिस भी आप तैयारी में जुटे हैं और जहां पर भी जो सिलेबस आपका लगता है तो तैयारी के बाद में प्रैक्टिस के लिए आप इन बुकों को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हैं जो कौटिल्य क्लासेस के द्वारा जो पीआरपी पब्लिकेशन है वो जारी किए गए हैं, जिसमें एक राजस्थान का जो अपडेटेड जो पार्ट है आपका जिसमें भूगोल व अर्थव्यवस्था का है वो आपको बाजार में मिल जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये प्रोवाइड होगा। वहीं पर राजस्थान की कला व संस्कृति है और राजस्थान का इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगा, और राजस्थान की राजव्यवस्था, ठीक है। राजस्थान की जो 4 किताबें जो हर एक पेपर में अभी आने वाले राजस्थान के हर एक पेपर में राजस्थान का कला संस्कृति इतिहास और आपका ज्योग्राफी और राजव्यवस्था का पार्ट है हर पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। जो क्लास नोट्स हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये चारों किताबें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस क्लास की जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी एक नए जोश के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं फिर आगे क्लास में। चलिए आज के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, मिलते हैं कल, ठीक है।